बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम होना शुरू हो गई। जब ये कीमत आलमी मंडी में बढ़ी थी तो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान में 55 रुपये लीटर पेट्रोल और 55 रुपये लीटर डीजल की कीमत बढ़ा दी। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब भी किया, बताता हूँ मैं क्या बातें कर रहे थे। लेकिन एक उन्होंने ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब यूएई के अंदर 2 पाकिस्तानी जांबक हो गए, शहीद हो गए, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बताया उनका दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन कराची के अंदर अमरीकी कौंसलेट के बाहर गोलियों से भून दिया गया 1 दर्जन पाकिस्तानियों, उसके बारे में शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अमेरिकन ने मारा था मुबैना तौर पे। यानी अमेरिकन मारे 1 दर्जन पाकिस्तानी भी मार दें तो शहबाज शरीफ नहीं बोलता। लेकिन यूएई के अंदर क्योंकि ये तासुर है कि वो ईरानी हमले में मारे गए हैं तो शहबाज शरीफ बोलता है। यहां से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि शहबाज शरीफ की नज़र में अमेरिका इंपॉर्टेंट है या ईरान। हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन शहबाज शरीफ को अमेरिका से बढ़ के कुछ नहीं है। ये जो खिताब किया इसमें आयतुल्लाह खामनई की शहादत के ऊपर मजम्मत की, इसराइल की मजम्मत की, लेकिन ना तो 168 बच्चियों का नाम लिया, ना उन्हें कत्ल करने वाले अमेरिका का नाम लिया। बिल्कुल नाम लिए ही नहीं, बिल्कुल गुरेज किया कि किसी तरह अमेरिका का नाम कहीं मुंह से निकल ही ना जाए, कोई मजम्मत अमेरिका की हो ही ना जाए। ये जनाब इनकी औकात है, और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं इनकी औकात को, और वो इनको इनकी औकात के अंदर रखना भी अच्छी तरह जानते हैं। अब नाज़रीन, इसराइल से ना कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिनकी हम अभी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन इसराइली मीडिया और दीगर जो आलमी मीडिया है वो इन खबरों के बारे में बार बार बात कर रहा है। इन खबरों की जो तरदीद छपवाई जा रही है इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से इसराइली मीडिया में, उसमें भी कोई सबूत नहीं दिया जा रहा। यानी ये कहा जा रहा है कि जो खबर आई है उसका सोर्स ठीक नहीं है, जो खबर आई है उसके अंदर ये गलती है। ये नहीं कहा जा रहा कि खबर ही गलत है और झूठी है और ये सबूत है हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये एदो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का भाई है, इसके बारे में दावा किया गया कि ये ईरानी मिसाइल हमले के अंदर ये मारा गया। अब इस पे जो है वो इजरायली मीडिया इधर उधर की बातें तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि नहीं ये जिंदा है अभी तक, ये मारा गया, ये खबर तो आ गई। और ये दावा किया गया कि नेतन्याहू का भाई, जो खुद भी नेतन्याहू है, यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू है जो वज़ीर आज़म है, और उसका भाई जो है वो एदू नेतन्याहू है। तो एदू नेतन्याहू के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक हमले के अंदर मारा गया, लेकिन इसकी तरदीद भी इस तरीके से की जा रही है कि खबर में यहाँ पे गलती है, ये वाली भी खबर में गलती है, इस तरह तरदीद की जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि बंदा जिंदा। फिर एक इतमार बिन गवीर, ये एक और वजीर है, नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है इसराइल का, बड़े सख्त बयानात ये देता है। इसके बारे में खबर आई कि ये भी मार दिया गया। तो इजरायली मीडिया ने कहा नहीं, इसका तो कार एक्सीडेंट हुआ है। कभी इसके बारे में खबर आती है ये मार दिया गया, कभी खबर आती है ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, वो खुद भी गायब है। यानी पिछले 2 दिनों से मैं अभी चेक कर रहा था सारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप आपको हर 2-4 घंटे के बाद नज़र आ जाते हैं। आपको पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये बात की, अब ये वाला हिकमत अमली बना रहे हैं, ये वाला मंसूबा है, वो आपको नज़र आता है। जंग में है ना, नेतन्याहू आपको लगातार एक एक दिन में 6-6, 7-7 दफ़ा नेतन्याहू की खबर आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नेतन्याहू दिखाई नहीं दिया। ना नेतन्याहू की कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है, बल्कि कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू की कुछ ऐसी मुलाकातें या मीटिंग्स जो तय थी वो कैंसिल हुई हैं। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेतन्याहू कहाँ है बताया नहीं जा सकता। अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू मारा गया, कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू जो है वो ज़ख्मी हो गया। अब नेतन्याहू ज़ख्मी है या मारा गया है, इसके बारे में अभी इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे कंफर्म नहीं है, लेकिन नेतन्याहू मंजर से गायब है। 2 दिन हो गए हैं, नेतन्याहू की कोई फुटेज, कोई बयान, कोई चीज़, कोई मुलाकात कुछ सामने नहीं आया। हालांकि जो आदमी जंग लड़ रहा होता है उसको रोज़ाना सामने आना होता है। एक छोटी सी जंग थी ये आज़रबाईजान की और आर्मीनिया की, रोज़ाना की बुनियाद पे दोनों हुक्मरान सामने आते थे। इल्हाम अलीयव
जो अजरबैजान के सदर थे वो रोजाना स्टेटमेंट देते थे, 4-4 5-5 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते थे। लेकिन यहाँ पे नेतन्याहू का इस तरह से गायब हो जाना, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मामला किस तरफ जा रहा है। सऊदी अरब पे भारत बहुत ज्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सऊदी अरब पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इस लड़ाई के अंदर उतरें, आप इस लड़ाई को लड़ें, और सऊदी अरब को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है और सब ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ये लड़ाई लड़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अरब खित्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। वो ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में आ गया तो ऑटोमेटिकली कतर भी आ जाएगा, कुवैत भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, उर्दन भी आ जाएगा, बहरीन भी आ जाएगा। कम से कम ये 6 ममालिक मिलकर अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर अगर सऊदी अरब इस लड़ाई में उतर गया तो। अभी तक तो सऊदी अरब नहीं उतरा है। कतर के अंदर जो हुक्मरान है उन्होंने, और जो तुर्की की फौज जो क़यादत है, सियासी क़यादत तुर्की की, तैयब अर्दगान, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने कहा जी मुसलमान ममालिक को खबरदार रहना चाहिए, इसराइल कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, हमें इससे बचना चाहिए और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम इनसे बचेंगे तभी महफूज रहेंगे, और ये हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, हमें इस चाल को समझना पड़ेगा। ये बात तुर्की भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। लेकिन सऊदी अरब के ऊपर शदीद दबाव है, जिसपे सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट तो जारी किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि सऊदी अरब इस लड़ाई में उतरता है या नहीं उतरता। अच्छा, ये 5 अरब ममालिक जिनमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, उर्दन है, ये तो जाएंगे लड़ने के लिए अगर सऊदी अरब गया। पाकिस्तान को भी लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, बल्कि सऊदी अरब से पैसे भी लिए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ऑड है, यानी एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान ने उस वक्त पैसा मांगा जिस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब किया गया सऊदी अरब में, सऊदी वज़ीर दिफा ने बुलाया, और पैसे वैसे देते हैं तो वो तलब ही करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते वो लोग। तो उन्होंने बुलाया, बुला के आसिम मुनीर साहब से बात की। आलमी मीडिया में खबरें छपी कि पाकिस्तान को अब कहा जा रहा है कि जनाब हमारी हिफाजत के लिए आए, आपने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया हुआ है। तो उसके बाद बजाय कि पाकिस्तान को इस पे वाज़ेह स्टेटमेंट देता, पाकिस्तान ने मुतालबे कर दिए। यानी जब कोई मुल्क फंसा हुआ हो, कोई मुल्क हालत जंग में हो, किसी की फैक्ट्रियां और मिलें बंद हो रही हों, किसी का कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो गया हो, किसी मुल्क के अंदर बम गिर रहे हो, किसी मुल्क की समुद्री रस्ते बंद हो जाए, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा है ऑयल रिफाइनरीज, वो वहाँ पे काम रुक जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो मुश्किल में है। तो जब वो मुश्किल में है उस वक्त आप उससे पैसा मांग रहे हैं कि जनाब $5 अरब डिपॉजिट दे दें और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। ये पाकिस्तान ने इखलाकी नुक्ता नज़र से बहुत अजीब काम किया। पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी घटिया और छोटी हरकत की है। अब इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान को लड़ाई में उतरना पड़ेगा हर हाल में। वो पैसे दें या ना दें, वो आपको लड़वाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पहले बहुत पैसा दिया हुआ है, नहीं तो वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ईरान से आप लड़ेंगे तो याद रखिएगा ये आपका हमसाया है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। ईरान जीत गया तो आपके लिए हमेशा के लिए एक मुसीबत बनी रहेगी, और अगर ईरान हार गया और वहाँ रजीम तब्दील हो गया तो समझ जाए कि वहाँ पे एक ऐसा रजीम आ जाएगा जो बलूचिस्तान में हमेशा के लिए आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा। तो एक तो ये सिचुएशन है लड़ाई की सूरत में। और अगर पाकिस्तान ये लड़ाई नहीं होती तब भी सऊदी अरब ये बात याद रखेगा कि जब हमारे पे मुश्किल वक्त आया था हमने पाकिस्तान को आवाज़ दी तो पाकिस्तान ने पैसे मांग लिए थे। ये बात भी सऊदी हुक्मरान अपने जहन में रखेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान ये 3-4 दफ़ा, आसिम मुनीर साहब जब गए हैं सऊदी अरब हाल ही में 3-4 दफ़ा गए, मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनका कोई फ़ोटो या मुलाकात नहीं आई सामने। अब मुलाकात जो है वहाँ के वज़ीर दिफा से हो रही है, मोहम्मद बिन सलमान से नहीं हो रही। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे गौर किया जाना चाहिए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, ये दावा किया उन्होंने। और इन्होंने टीवी चैनल से बात की और मुख्तलिफ जगहों पे सहाफ़ियों के साथ बात की। उन्होंने कहा 4-5 हफ्ते ये जारी रहेगी लड़ाई, मगर अमेरिका अपने वक्त से काफ़ी आगे चल रहा है, ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, ईरान की फौजी सलाहियत को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने दावे किए कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया ईरान को। लेकिन यहां पे ट्रंप ने एक बड़ी संजीदा धमकी भी लगाई है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है और ईरान ने एक बड़ी अजीबोगरीब ऑफर कर दी है। ईरान ने कहा कि जो मुल्क भी अमरीकी और इसराइली सफ़ीर को अपने मुल्क से निकाल देगा उसके लिए आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। वो खुशामदीद कहेंगे हम उसको, वो जाए यहाँ से, जितने जहाज़ लेकर जाने लेकर जाए।
यानी पाकिस्तान अगर चाहता है कि आबनाए हुर्मत से पाकिस्तान के भरे हुए पेट्रोल के जहाज़ पाकिस्तान के साहिलों पे पहुंचे, तो पाकिस्तान के पास इसराइली सफ़ीर तो है ही नहीं। सिर्फ अमरीकी सफ़ीर को कहेंगे भाई जाएँ घर अपने, तो यहाँ से जितने मर्जी जहाज़ आप गुजार लें। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, एक ऑफ़र है, पता नहीं पाकिस्तान करता है या नहीं करता, लेकिन ये ऑफ़र ईरान ने करवा दी है। हाँ, अफ़गानिस्तान के पास ये मौका है कि अफ़गानिस्तान जितना मर्जी तेल हासिल कर सकता है। वजह यह है कि उनके पास तो दोनों ही सफ़ीर नहीं है। अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने वीलॉग करना है, लेकिन वो बाद में करूंगा। लेकिन जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको वेलकम किया अभी तक 3 मुल्कों ने। एक उन्हें वेलकम किया है रूस ने, एक चीन ने और एक अजरबैजान ने, और किसी मुल्क ने अभी वेलकम नहीं किया। अजरबैजान से लड़वाने की जो कोशिश की गई वो भी नाकाम हो गई, तुर्की से लड़वाने की कोशिश की गई वो भी नाकाम हो गई, साइप्रस का हमला गले डाला गया वो भी नाकाम हो गया, एक आरामको रिफाइनरी है सऊदी अरब में वो गले डाली गई वो भी नाकाम हो गई। बल्कि अब सबूत सामने आ रहे हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन को वाकई में अमेरिकन ने ईरानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया और लगातार इस्तेमाल किया है। बहरहाल ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा कोई कदम किया जिससे आबनाए हुर्मज़ ने तेल की तरसील रुक जाए, वो तो रुक गई है, तो इसे अमेरिका की तरफ से अब तक के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। हम मजीद ऐसे अहदाफ को आसानी से तबाह कर देंगे जिन्हें निशाना बनाने से ईरान के लिए बतौर कौम दोबारा खुद को तामीर करना, खड़ा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इतनी तबाही फेरेंगे वो ईरान के अंदर, वो ये कह रहे हैं। मौत, आग और गजब उन पर नाजिल होंगे। ताहम मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज बड़े सख्त होते हैं और बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ता है तो उतनी शर्मिंदगी भी हो जाती है बाज़ औक़ात। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से पीटर ने भी रब्ता हुआ, दोनों का टेलीफोनिक, और उसमें जो खबर बाहर आई वो यही आई कि प्यूटन ने यही मशवरा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जंग बंद की जाए ईरान के साथ फौरी तौर पे, क्योंकि जंग से जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया का हो रहा है, तो आप इस जंग को फ़ौरन बंद करें। नाज़रीन, अमेरिका की इस जंग में एक फ़ायदा उठाया है चाइना ने। कैसे उठाया, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि इतलात के मुताबिक चीन इस सारी जंग को फिल्मा रहा है। सैटेलाइट के ज़रिए से इस जंग का एक एक मंजर रिकॉर्ड कर रहा है चाइना इस जंग की तमाम तफसीलात हासिल कर रहा है। कितने बम चले, कितने इंटरसेप्टर्स चले, कितने हथियार इस्तेमाल किए गए, कितने फ़िज़ाई मिशन गए, उनकी फॉर्मेशन क्या थी, अमेरिका ने कौन कौन से तैयारे इस्तेमाल किए, वो तैयारे किस तरीके से मूव करते हैं, हिकमत अमली क्या होती है। एक एक मूव अमरीकी फ़ौज का कि ये अपने बहरी जहाज़ों को कैसे आगे पीछे मूव करते हैं, इनकी दिफाई सलाहियत कितनी है, ये अटैक किस नौइयत का कर सकते हैं, इनके मिसाइल कितना टाइम लेते हैं, कितनी रफ्तार से आते हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चाइना इस पूरी जंग का एक एक लम्हा रिकॉर्ड कर रहा है सैटेलाइट के जरिए से और दीगर जराए से। ये चाइना के पास एक ऐसा डाटा होगा जिसकी मौजूदगी में उसे पता होगा कि अमेरिका के साथ किसी भी लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाइना ने कार्रवाई की है और इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की है। ये रिकॉर्डिंग रशिया के और चाइना के काम आएगी, हत्ता कि ईरान के काम भी आएगी। अभी भी ईरान को जो टेक्नोलॉजी मदद दे रही है वो चाइना की और रशिया की दे रही है, जिनमें ज्यादा जो है मदद उनको चाइना से मिल रही है, ऐसा दिखाई देता है और ऐसा क्लेम भी किया जाता है। नादरीन, पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान कि आप कुर्बानी दे दें, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दें, आप गरीब हो जाएं, आप ज़्यादा टैक्सेस दें, आप ज़्यादा पैसा हुकूमत को दें, लेकिन अपनी अयाशियाँ इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही। ये जो अभी मरियम सफदर ने एक जहाज़ लिया था गल्फ स्ट्रीम का, 11 अरब रुपए का महंगा जहाज़, लग्जरी तरीन अयाशी वाला जहाज़ जो इन्होंने ख़रीदा था, वो वियना चला गया। अब वियना क्या करने गया, किसको लेकर गया, कोई बताया ही नहीं। क्या कोई वफद गया है, उसके हवाले से खबर ही कोई नहीं आई। किस बंदे को लेकर वहाँ पहुँचाया गया, किस बंदे को वापस लाया, क्या चक्कर क्या है, क्यों जा रहा है जहाज़ वहाँ पे, कौमी खर्चे पे उड़ता है ना, ये किसी के बाप का तो नहीं है, तो पता होना चाहिए ना। ये पता चला है, सहाफ़ियों ने रिपोर्ट भी किया कि जहाज़ गया जी वियना, क्या लेने गया है कुछ पता नहीं। ये इनके हालात हैं, कौम को कहते हैं कुर्बानी दो और ख़ुद इनकी ये हालत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।